बच्चा सब तो नॉर्मली एक वक्त खाना खाते हैं, एक वक्त का नहीं भी खाते हैं। सच में? हाँ, यहाँ पे ऐसा ही होता है। कई फाइनेंशियल दिक्कत होने के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं ही नहीं हूँ, कभी बनाना खाकर रह जाते हैं रात को। बनाने का मन नहीं किया तो बनाना खा के रह गया। कभी कभी फाइनेंशियल जो घर से आता है पैसा कभी देरी से आता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चाय का क्या योगदान है आपकी यूपीएससी की तैयारी में? चाय का ये हमारा एक हिस्सा है हमारे यूपीएससी में। हाँ। मतलब अगर हम स्टडी कर रहे हैं या थक जाते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो टेक के बच्चे होते हैं, उन्हें कॉलेज के अंदर हर चीज़ सिखा दी जाती है, वो असाइनमेंट करके आते हैं। टेक में भी आपको पूरा, चाहे वो खेल कूद करके पढ़ते हैं, लेकिन उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है। वो इतनी मोटी मोटी किताबें एक छोटे नोट्स में ले आते हैं। 2-3 लोग रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़े तो होता है कि भाई हम बर्तन नहीं धोएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, तो ऐसा तो चलता है। लेकिन इसमें क्या है ना, एडजस्ट करना होगा। आज हम अपने रूम को अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो एक जिला को चलाने जाना है, तो वहाँ कैसे संभालेंगे। तो मेरे साथ के 1-2 दोस्त हो गए हैं जो लोको पायलट में चले गए हैं, 1-2 पुलिस में चले गए हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे जो सुपरवाइज़र जिनके साथ मैं जॉब करता था, उनका लड़का IAS में बना है, तो उसने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया है कि सब कुछ याद नहीं रहती। हम लोग भी परेशान होते हैं कि यार ये याद पढ़ा ये अभी 1 घंटे और अभी पहले ये पढ़ा फिर था। भूल गए। हाँ। तो इसके लिए परेशान रहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि रिवीजन करते हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा तभी वो हमें याद रह पाता है। लड़कियां शादी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो अपना फ्यूचर ही देखते हैं। आप देख लीजिए, हज़ारों आपके सामने मिल जाएंगे जितने मेल IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं। आप देखेंगे उनकी वाइफ हाउस वाइफ होगी, लेकिन ऐसा कोई भी आप नहीं देखेंगे जो फीमेल में IAS या IPS ऑफिसर हो, उसका मेल जो हस्बैंड हो वो नॉर्मल हो या फिर घर पे हाउस हस्बैंड का बन के रहो। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा है कि किसी को भी ऐसे जॉब छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसे पहले एक तो स्ट्रेटेजी बनाए कि बाई चांस ना हो एक बार को सेकंड ऑप्शन, तो आप आगे क्या कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मैं पहले अपनी जितनी स्टडी की है ना, मैंने 10th 12th मैंने कुछ ना कुछ काम करके किया है। मैंने अखबार न्यूज़पेपर की सप्लाई करी है, मैंने दुकान पे बैठा हूँ, मतलब कि हर जगह मुझे ना किसी चीज़ में संकोच नहीं है। आज भी ये है कि अगर मेरा ऊपर ना करे कि मेरा ना निकले, तो मैं कुछ ना कुछ करके बेहतर जीवन जी सकता है। ऐसा नहीं UPSC मेरा निकलेगा जब भी मैं जीवन जीऊँगा। ये तो ये है कि दुनिया कर रही है, मुझे भी एक प्रतिष्ठित जॉब लेनी चाहिए। कुछ लोग खुद से अपना ये जो आजकल क्या YouTube रील्स ट्रेंड ऑफिसर्स लोग भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये सब गलत है, ये सब सही नहीं है। मतलब आप लोग पढ़ाई लिखाई तो करते ही होंगे, पर आपके सपने में ऐसा आता है कि IAS बन गए, गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब वो सब ड्रीम्स जो आपने 12th फेल देखी होगी, इसमें वो बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी से बहुत करीब है। सब कुछ लगभग देख ही चुके हैं अपने सामने। बी पॉजिटिव लिखने और बोलने से नहीं होता है ना। बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप, एकदम गिव अप। जब एक टाइम पीरियड के बाद यू शुड हैव टू गिव अप। घर घर जाते हो शादी वादी में तो पूछते हैं कि कब तक क्या क्या रिप्लाई देते हो? अभी तक तो कम पूछ रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा एज नहीं। तारीफ करने का जो है ना, वो कल्चर भी हमारे यहाँ कम। जैसे अगर हम यहाँ कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई IIT में पढ़ रहा है, तो वो घर में बोलता है कि अरे इंजीनियरिंग कर रहा है। ये नहीं बोलता है कि IIT में पढ़ रहा है, TIS में पढ़ रहा है, JNU में पढ़ रहा है। नहीं। ये हैं गांधी विहार की छोटी छोटी गलियाँ। आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, मेरे 2 हाथ के बराबर चौड़ाई है, या फिर 2 या 3 फीट की चौड़ाई होगी। एक आम इंसान जो है वो इस गली से होकर के आराम से जा सकता है, मगर 2 इंसान या थोड़े मोटे इंसान आ गए या हेल्दी इंसान आ गए तो शायद आपस में टकरा जाएंगे या अटक जाएंगे या रुक जाएंगे। तो इन गलियाँ, छोटी छोटी जो गलियाँ हैं, साफ़ सफाई तो आप देख ही सकते हैं कैसी है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलियों में तमाम यहाँ पर हॉस्टल मौजूद हैं, PG मौजूद हैं, बच्चों के फ्लैट मौजूद है जिनमें बच्चे रेंट पर रहते हैं और अपने भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं। मगर सरकार, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ के लैंडलॉर्ड उनको क्या सुविधाएं देते हैं। इन गलियों में कभी आप जाएंगे तो आपको देखिएगा बहुत सारे कचड़े के ढेर आपको मिल जाएंगे। रूम की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी एक बेसिक ह्यूमन को जो दी जानी चाहिए वो भी नहीं होती। कमरों का साइज़ बहुत छोटा छोटा होता है। अब गली का साइज़ की आप देख सकते हैं कितना छोटा है। इन गलियों से भी बच्चे निकल के जाते होंगे अपनी क्लासेस लेने के लिए, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए, या फिर चाय के अड्डे पर चाय पीने के लिए। तो ये हैं छोटी छोटी गलियाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे शर्म भी आ रही है ऐसी गलियाँ दिखाने के लिए, बट यही है गांधी विहार की रियलिटी।
मैं बैठा हुआ हूँ गांधी विहार में नागौरी चाय वाले के सामने। 3 स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं इनसे कि ये जो मुखर्जी नगर है इनके लिए यूपीएससी तैयारी के तौर पर क्या योगदान दे रहा है। क्या नाम है आपका? विकास दास, तैयारी किसी कर रहे हो? यूपीएससी का। यूपीएससी का, ठीक है। आपका क्या नाम है? अनमोल जायसवाल, अनमोल जायसवाल। कहाँ से हो? यूपी गोरखपुर। और तैयारी यूपीएससी की कर रहे हो? हाँ, यूपीएससी की कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा राशिद हुसैन नाम है, मैं यूपी मेरठ से रहने वाला हूँ और यूपीएससी हिंदी मीडियम से कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हो। चाय का क्या योगदान है आपकी यूपीएससी की तैयारी में? चाय का ये हमारा एक हिस्सा है हमारे हाँ। यूपीएससी में। हाँ। मतलब अगर हम स्टडी कर रहे हैं या हाँ। थक जाते हैं हाँ। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो चाय पे ही हम और बात कर लेते हैं या फिर पूरे दिन में क्या हुआ उस पूरे बात की चर्चा हमारी चाय पे हो जाती है। डिबेट वगैरह करते हो किसी टॉपिक के लिए? हाँ, किसी भी टॉपिक पे कर लेते हैं यहाँ पे डिबेट। अच्छा। अगर कोई टॉपिक हम पढ़ के आते हैं, अखबार में कोई टॉपिक आ गया तो उसको लेकर के हम आपस में कुछ पूछताछ करते हैं, तो उससे पे चलता है चर्चा। जैसे आपने बताया आप जॉब छोड़ के आए, बीटेक किया आपने, तो ये भी कहा जाता है कि टेक वाले जो हैं सबसे ज़्यादा यूपीएससी की वैकेंसी खा जाते हैं। मतलब क्या कारण रहता है कि टेक वाले जो बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर पाते हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं या फिर अदर बैकग्राउंड के बच्चे क्वालिफाई का जो रेशियो होता है वो कम होता है? क्या कारण है? उसका कारण ये है ना, देखिए जो टेक के बच्चे होते हैं उन्हें कॉलेज के अंदर हर चीज़ सिखा दी जाती है, वो असाइनमेंट करके आते हैं। टेक में भी आपको पूरा, चाहे वो खेल कूद करके पढ़ते हैं लेकिन उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है। वो इतनी मोटी मोटी किताबें एक छोटे नोट्स में ले आते हैं जो वहाँ काबिलियत सीखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है, जो हिंदी मीडियम का बीए आता है उसे पता नहीं, वो तो अगर हिस्ट्री की कोई किताब लेकर बैठ गया तो वो सारा ही उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन जो टेक का बंदा आ रहा है वो उसमें से भी कोशिश करता है कि कम से कम में मेरा मटेरियल हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर अभी पढ़ रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो शुरू में 6 महीने मुझे भी बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि कोई भी किताब हिंदी की उठाई उसमें मुझे भी लग रहा था कि यार सारा ही इम्पोर्टेंट है। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। हाँ। जब मैंने पिछली बार का अटेम्प्ट दिया तो पता चला यार उसमें से उतना नहीं है जितना अगर आप समझ बनाते हो। आपका क्वेश्चन ज़्यादातर आपके समझ पे डिपेंड करता है, ना कि उस किताब में से ही सारा आ रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी का योगदान रहता है यूपीएससी में? कितना बड़ा योगदान रहता है? एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ ले, वैसे जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोग एनसीईआरटी बोलते तो हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 70% स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। वो सिर्फ एनसीईआरटी की 6th क्लास की पढ़ लेंगे, एक आध किताब पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना अगर ढंग से कोई एनसीईआरटी पढ़ ले तो उसका पीढ़ी के लिए तो बहुत ज़्यादा योगदान है। तो एनसीईआरटी हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम। फ्लैट पे से खाना वाना बनाना हो तो फ्लैटमेट से झगड़ा वगड़ा होता है कि भैया बर्तन नहीं बन रहे तो खाना नहीं बनेगा, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग तो खुद बनाते हैं, बहुत लोग बाहर से टिफिन मंगा लेते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मिल के रहो तो सब कई चलता बार है। तो होता है कि आपस में 2-3 लोग रह रहे हैं तो लड़ाई झगड़े तो होता है कि भाई हम बर्तन नहीं धोएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, तो ऐसा तो चलता है। लेकिन इसमें क्या है ना, एडजस्ट करना होगा। आज हम अपने रूम को अगर एडजस्ट नहीं कर पाए तो एक जिला को चलाने जाना है तो वहाँ कैसे संभालेंगे, तो इसलिए एडजस्ट तो करना पड़ता है। अच्छा, आपने बीटेक छोड़ करके आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मतलब सॉरी बीटेक छोड़ करके आप तैयारी कर रहे हो, तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है कि जॉब छोड़ करके तैयारी करना। तो इस मतलब घर वालों को कैसे कन्विंस किया आपने कि इस चीज़ के लिए, और खुद को कैसे कन्विंस किया कि 2 साल 3 साल गैप लेने के बाद मतलब आपके साथ के बहुत आगे निकल जाएंगे? मुझे ना यूपीएससी के बारे में पहले इतनी नॉलेज थी नहीं, तो मैं बीटेक करके फिर जॉब पे चला गया। जॉब पर गया तो मेरे साथ के 1-2 दोस्त हो गए हैं जो लोको पायलट में चले गए हैं, 1-2 पुलिस में चले गए हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे जो सुपरवाइज़र जिनके साथ मैं जॉब करता था उनका लड़का IAS में बना है, तो उसने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया। और फिर वो बंदा पहले भी मुझसे कई बार मिला था, तो पढ़ने में वो भी ठीक ठाक ही था, लेकिन वो भी बन गया तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिला वहाँ पर। तो इसमें क्या मतलब आप जैसे तैयार जॉब छोड़ दी, ठीक है, तो फाइनेंशियल सेविंग वेविंग थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है 2-3 साल का अगर सोचें तो? ऐसा है, मेरा एक भाई है तो वो सारा खर्चा उससे मैंने बात की थी। जैसे मैंने जॉब छोड़ी, कुछ फाइनेंस अपने पास रखा, फिर मैंने उससे बात करी, मैंने देखा भाई मैं यूपीएससी करने जा रहा हूँ, 2-3 साल इसमें लगेंगे, बाकी तू देख ले। फिर उसने मुझे कहा कि हाँ आप कीजिए, मैं आपको करूँगा सपोर्ट, तो फिर मैं आ गया करने के लिए। वैसे मैं अभी फ़िलहाल आपको बताऊँ 2-3 महीने पहले मैंने रैपिडो भी चलाई है। अरे मैंने बाइक एक तो मतलब रीजन क्या रहा रैपिडो चलाने का? रैपिडो का ये रहा कि घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई फाइनेंशियल, तो उसने घर पे, मैंने कहा चल तू घर पे सपोर्ट कर, मैं फ़िलहाल के लिए कुछ अपना करता हूँ। तो मैंने एक बाइक सेकेंड हैंड खरीदी थी, फिर मैंने रैपिडो 2-3 महीने चलाई है। तो अभी उसके बाद बंद कर दिया? हाँ, अभी बंद कर दिया फिलहाल। अभी एग्जाम है ना नेक्स्ट मंथ, तो उसकी वजह से बंद कर दिया। ये तो काफ़ी बड़ा स्ट्रगल हो गया, मतलब जॉब छोड़ के आना, भाई को कन्विंस करना, देन यहाँ पे आकर कुछ साल में रैपिडो चलाना। मतलब कोई नोट्स वगैरह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के फॉलो कर रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो सेल्फ स्टडी से
मतलब कितना परसेंट चांसेस होते हैं, या फिर कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है कि कोचिंग ज़रूरी है? क्यों मतलब कोचिंग के लिए सब लोग भागते हैं? ये है ना, इस जैसे यूपीएससी बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा होगा ना, तो क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है? अब इतना ज़्यादा है कि आप सारा पढ़ते जाए तो आपका पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, फिर भी उसका ख़त्म नहीं होगा। बहुत ज़्यादा आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको बताए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसलिए थोड़ा सा कोचिंग इंपॉर्टेंट लग जाता है। आपको कोई हो आपको दिखाने वाला कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो, नहीं तो आप उस गलत ट्रैक पे चले जाओगे तो यहाँ पे 5 साल 6 साल 10 साल कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे टाइम का तो और नहीं पता चलता है, 2-2 3-3 साल कब चला गया धीरे धीरे करते करते नहीं पता चलता है। एक मेंटोर चाहिए, अब कोचिंग के थ्रू लो या फिर पर्सनल मेंटोर ले लो, लेकिन कोई बताए आपको कि ये चीज़ सही है, इसको पढ़ो तो सही, गलतियाँ कम करो, गलतियों से ही सीखो। वो अपना बताएगा कि ये गलती मत करो जो उसने किया है, तो मतलब एक मेंटोर चाहिए। अच्छा, यूपीएससी एस्पिरेंट आपकी दिनचर्या क्या है? क्या आप सुबह उठते कितने बजे हो, खाना लंच डिनर, रात में कितने बजे तक सोते हो, क्या रहता है? ऐसे सुबह 5 बजे करीब मैं उठ जाता हूँ, तो 1.5-2 घंटे की हम स्टडी लेते हैं उस समय। फिर वॉक करने के लिए जाते हैं, आधा घंटे करीब वॉक करने के बाद फिर हम आकर के हल्का नाश्ता लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो या फिर चना वना खा लिया उबाल के, या पोहा होता है, ज़्यादातर पोहा और चाय होता है हमारा सुबह का नाश्ता, हल्का रहता है। हल्का नाश्ता। तो रूम पे वो ये कुल मिला के 8-10 घंटे की तैयारी हम करते हैं और टाइमली अपना खाना लेते हैं। फिर दोपहर में 12:30 बजे के आसपास हम खाना खाते हैं और रात को 8-9 बजे के आसपास। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि वॉशरूम वगैरह में कुछ नोट्स चिपका देते हो? अच्छा, मतलब चलो ये इस पे बाद में आऊँगा। याददाश्त कैसे, मतलब सारी चीज़ें याद रहती हैं, या शंख पुष्पी वगैरह जो होती है मेमोरी बढ़ाने वाली वो सभी पीते हो, बादाम वादाम खाते हो? ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली नहीं रहती होंगी ना यार। नहीं, हम लोग तो नहीं खाते हैं ये सब चीज़। वैसे है कि सब कुछ याद नहीं रहती, हम लोग भी परेशान होते हैं कि यार ये याद पढ़ा ये अभी 1 घंटे और अभी पहले ये पढ़ा फिर था। भूल गए। हाँ। तो इसके लिए परेशान रहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि रिवीजन करते हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा तभी वो हमें याद रह पाता है। वैसे कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, वो शंख पुष्पी भी पीते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। कारगर होती है शंख पुष्पी। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं भाई बताएंगे ये ज़्यादा यूज यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, तो उतना फाइनेंशियल मजबूत नहीं होते हैं। इसके कारण कई बच्चा सब तो नॉर्मली एक वक्त खाना खाते हैं, एक वक्त का नहीं भी खाते हैं। सच में? हाँ, यहाँ पे ऐसा ही होता है। मतलब लंच छोड़ते हैं, डिनर? हाँ, एक वक्त का खाना खाते हैं, एक वक्त का नहीं भी खाते हैं। बहुत सारे ऐसा बच्चा है। और हम लोग का थोड़ा मैं सच में ऐसे बच्चों से मिलना चाहूँगा, आप एक और मिलवा सकें तो। हम लोग का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है ना, हिंदी मीडियम वाला सब रूरल एरिया से आते हैं, तो वो लोग का फैमिली बैकग्राउंड भी बढ़िया नहीं होता है, एजुकेशन भी बढ़िया नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कोचिंग का होड़ में वो सम्मिलित हो जाते हैं। जब यहाँ पे स्टे करते हैं 2-3 साल, तब उसको पता चलता है कि क्या गलती किया, तब उस समय टाइम चला जाता है, बच्चा का वेस्ट हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आप अपनी दिनचर्या बताओ कि आप भी तो उस कैटेगरी में नहीं आते ना कि मतलब एक टाइम खाना खा रहे हो? मेरा दिनचर्या यही है कि सुबह उठते हैं, कभी कभी अपने से खाना भी बना लेते हैं, कभी कभी नहीं भी बनाते हैं। कभी फाइनेंशियल दिक्कत होने के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं ही नहीं हूँ, कभी बनाना खा कर रह जाते हैं रात को, बनाने का मन नहीं किया तो बनाना खा के रह गया। कभी कभी फाइनेंशियल जो घर से आता है पैसा कभी देरी से आता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा जो है तो मेरा तो भैया सपोर्ट करते हैं और 2 दोस्त है वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे जो रहते दोस्त हैं ना, 2 दोस्त है घर से पैसा भेजते हैं, मतलब 2 दोस्त है और एक भैया है, वो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। और अभी 2 साल हो गया है यहाँ पे आने के पश्चात मालूम चलता है कि यूपीएससी का जर्नी तो बहुत लंबा है। मैराथन बोलते हैं यूपीएससी को। हाँ, यूपीएससी का पंचवर्षीय योजना बहुत ही लंबा है, बाद में मालूम चलता है कि क्या गलती किए नहीं किए। कोई भी डिसीजन जो होता है सोच समझ के लेना चाहिए किसी को भी। एकदम ये इंस्टाग्राम ये रील्स देखकर यहाँ पे नहीं आ जाना चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, राशन वगैरह मंगवाते हो घर से? घर से नहीं, यहाँ पे खरीदते हैं हम लोग। हाँ, खरीद के उसके बाद खाते हैं। कभी हॉस्टल में खाते हैं, कभी नॉर्मली दुकान में खा लिए, कभी रूम पे बना के खा लिए। अच्छा, ये तो झिझक होती है अपनी कंडीशन बताने पे, या ये दिक्कत होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोस्तों के सामने बोलने में, जैसे आप कैमरे पे ही बोल रहे हो अपनी चीज़ों को? हाँ, झिझक तो होती है, अब क्या कर सकते हैं, सच्चाई तो कभी ना कभी तो पता ही चलता है। अच्छा, ऐसे कोई और स्टूडेंट हैं जो आपके कॉन्टेक्ट में हैं जो इस स्ट्रगल से निकल रहे हैं? हाँ, मेरे सामने ये बैठे हुए हैं, सामने ही बैठे हुए हैं। अभी आपको बोले ही कि जॉब करके स्टडी किए, रैपिडो चला रहे थे। रैपिडो चला के, ऐसे ही है, मतलब बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे। अच्छा, गर्मी आ गई है तो फिर गर्मी को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि बहुत टेम्परेचर 40, 45, 50 तक पहुँच जाता है और टॉप फ्लोर पे रहते हैं तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाती होगी। तो रात को समझ में आ गया चलो चांद के जाली में सो गए,
दिन में कैसे? दिन में यही करना पड़ता है कि कभी लाइब्रेरी ले लेते हैं, जो ज़्यादा धूप रहता है तो 6 घंटे का लाइब्रेरी ले लिए, 12 से लेकर 6 बजे तक, और रात को गए सो गए। ये आपने उसका निराकरण निकाल लिया है कि दिन वाली गर्मी को ना लाइब्रेरी में निकाल देते हैं, और ज़्यादा गर्मी लगे तो ठंडे ये पेड़ पौधा देख ही रहे हैं, यहाँ पे आके कभी बैठ जाते हैं। हाँ, रात को बच्चे भी घूमते रहते हैं। अच्छा, महिला मित्र है कोई? ना, महिला मित्र नहीं बनाते हैं। अच्छा, मतलब जो इसका एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो लड़कियां लड़का लड़की दोस्त होते हैं, ठीक है, और लड़की का सिलेक्शन हो गया कहीं पे जाके, मतलब मोर देन फ्रेंड्स के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर लड़की का सिलेक्शन हो गया तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो लड़के के साथ रहेगी आपके सर्कल में? 1%। 1%? क्यों? देखे हैं। तो मतलब क्या वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देखती हैं? हाँ, यहाँ पे तो वही है ना, यहाँ पे लड़कियाँ शादी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, वो फ्यूचर देखती हैं अपना। हाँ, लड़कियां शादी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो अपना फ्यूचर ही देखती हैं। आप देख लीजिए, हज़ारों आपके सामने मिल जाएंगे जितने मेल IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, आप देखेंगे उनकी वाइफ हाउस वाइफ होगी, लेकिन ऐसा कोई भी आप नहीं देखेंगे जो फीमेल में IAS या IPS ऑफिसर हो, उसका मेल जो हस्बैंड हो वो नॉर्मल हो या फिर घर पे हाउस हस्बैंड का बन के रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब शादी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं लड़कियाँ। शादी करना है तो मतलब अपने से लेवल उसका बड़ा होना चाहिए ऊपर, शायद तो पता नहीं इन लोगों में क्यों ऐसा होता है। आप देख रहे हैं इतना कांड हो रहा है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब पता नहीं, अब इसका कोई पता नहीं कर पाया क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये लड़कियों में होता है कि मतलब वो बन गई तो साइड करो इसको और अपने लेवल का लड़का ढूंढो, ये सब लड़कियों में होता है। लड़कों में ये सब चीज़ नहीं होता, आप खुद सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप चाहेंगे मेरी गर्लफ्रेंड हो या फिर मेरी कोई भी हो, वो मेरी हाउसवाइफ बन के रहे, ठीक है, लेकिन लड़कियों में ये नहीं होता है, बस ये दिक्कत है। अरे जो नए स्टूडेंट गांव में, जैसे आपने बताया, रील्स देख करके आ जाते हैं, मतलब जो बच्चे आना चाहते हैं, ठीक है, खासकर मुखर्जी नगर सिटी में, तो वो मतलब क्यों आएँ, ठीक है, और नहीं आए तो क्यों ना आए यहाँ पर गए? नहीं होता है ना कि एकदम धारा प्रवाह में बह गए, रील्स देखी, फटाक से चलो चलते हैं तैयारी करने के लिए, सब छोड़ छाड़ के आ गए जा करके, तो ऐसे गलत डिसीजन ले लें, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसे डिसीजन न ले लो। ये भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। आ गए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रील देख मैराथन है ना? रील देख के आ जाते हैं, हाँ UPSC तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे मोटिवेशन मिल जाते हैं ना, कुछ टीचर भी ऐसे मोटिवेशन देते हैं, आए यहाँ पे 2 महीना पढ़े, UPSC निकल गया चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है किसी को कि UPSC क्या चीज़ है। पर अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो पहले अच्छे से जाने UPSC क्या चीज़ है, उसकी डिमांड देखे क्या है, कैसे कैसे आपको वर्ल्ड लेवल पे, सेकंड लेवल पे सबसे टफेस्ट एग्जाम इंडिया में पहले नंबर पे है। आपको ऐसे ही नहीं रील देके चले जाना चाहिए, उसके बारे में पहले जाने, पूरा रिसर्च करें, फिर यहाँ पे आएँ, बिना इसके क्या। और तो इस समय तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप एक बार ऑनलाइन सब कुछ देख लें, सब कुछ पढ़ लें, उसके बारे में नोटिफिकेशन देखें UPSC का, गाइडलाइन देख लें सारा, तभी आएँ। बिना उसके रील देख के नहीं आना चाहिए, बहुत मुश्किल है UPSC। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत और ही मुश्किल होता जा रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है और मुश्किल होता जा रहा है हिंदी मीडियम के लिए खास करके। उसमें एक चीज़ और है कि अगर किसी को आना है UPSC से, ऐसा नहीं आए, आपको कॉलेज लाइफ जी करके आना चाहिए कि कॉलेज में आप जाएँ प्रॉपर तरीके से, कॉलेज के जो एक असाइनमेंट होते हैं या कॉलेज को जैसे पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करके जब आप 3rd ईयर में हो तब आप सोचें इस बारे में और फिर आएँ। क्योंकि अगर आपने एक बार कॉलेज में अच्छे से पढ़ लिया ना, मान लीजिए किसी ने BA पढ़ा, BA में पॉलिटिकल साइंस ले लिया या इकोनॉमिक्स ले लिया, अगर आपने वहाँ इसे मजबूत से पढ़ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर आप भी ले सकते हो, ऑप्शनल भी ले सकते हो, मतलब बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग जैसे हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं तो फिर चलो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ, बहुत ऐसे हैं BA करके आते हैं, उन वो बेचारे वहाँ पास होकर के आ गए। आप बिहार साइड में चले जाएँ तो वहाँ पढ़ते नहीं हैं पेपर से पहले, 90% स्टूडेंट वो क्या है कि गाइड ले लेंगे, उस पर 10 क्वेश्चन पढ़ लिया, उसे जाके सॉल्व कर दिया, और फिर वो बेचारे आ जाते हैं सीधे UPSC करने। और यहाँ क्या करते हैं कोचिंग वाले कि आपको हिस्ट्री पढ़ा देंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि हर कोई समझ लेगा, लेकिन जब शुरू होता है इकोनॉमिक्स साइंस टैग, तब उन्हें वहाँ दिक्कतें आती हैं। फिर आप देखेंगे कि रेशो क्या है, अगर 500 बच्चे स्टूडेंट आए हैं, 6 महीने में उनका रेशो वो 200 स्टूडेंट बचेंगे। अच्छा, जैसे आपने जॉब छोड़ के खुद यहाँ पे तैयारी करने आए हैं, जो बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, मतलब उसे क्या सोच करके जॉब स्विच करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए खासकर, ठीक है, और तैयारी करने आ रहा है तो क्या सोच कर आना चाहिए, सो दैट उसको आगे चल के दिक्कत ना हो? ऐसा है कि किसी को भी ऐसे जॉब छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उससे पहले एक तो स्ट्रेटेजी बनाए कि बाई चांस ना हो एक बार को सेकंड ऑप्शन, तो आप आगे क्या कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मैं पहले
अपनी जितनी स्टडी की है ना, मैंने 10th 12th मैंने कुछ ना कुछ काम करके किया है। मैंने अखबार न्यूज़पेपर की सप्लाई करी है, मैंने दुकान पे बैठा हूँ, मतलब कि हर जगह मुझे ना किसी चीज़ में संकोच नहीं है। आज भी ये है कि अगर मेरा ऊपर अल्लाह ना करे कि मेरा ना निकले तो मैं कुछ ना कुछ करके बेहतर जीवन जी सकता हूँ। ऐसा नहीं यूपीएससी मेरा निकलेगा जब ही मैं जीवन जीऊँगा। ये तो ये है कि दुनिया कर रही है, मुझे भी एक प्रतिष्ठित जॉब लेनी चाहिए जिससे कि मैं योगदान दे सकूँ अपने क्षेत्र में जाकर। क्यों मैं मुस्लिम क्षेत्र में मैं अपने यहाँ का अकेला मतलब कि यूपीएससी देने वाला भी और ग्रेजुएट आदमी हूँ। अब सोचिए मेरठ जैसे शहर में ग्रेजुएट नहीं है मेरे इलाके में, अपने घर का पहला ग्रेजुएट हूँ मैं। तो सोचिए बहुत दिक्कतें होती हैं मेरे समाज में। तो लोगों को मैं कहता हूँ ज़्यादा लोगों की पढ़ो। तो अगर आप तैयारी करने आ रहे हैं खासकर मुखर्जी नगर में, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ने से पहले ज़रूर सोच लें कि जॉब का जब छोड़ेंगे और तैयारी करेंगे तो उसका जो पीरियड होगा वो कैसे होगा, बाद में कैसे खुद को हैंडल करेंगे। और इन स्टूडेंट से बातचीत करके केवल यही पता चला है कि यूपीएससी की जर्नी होती है वो 5 वर्षीय योजना होती है, मैराथन रेस होती है। ये सोचकर मत आएँ कि 2-3 महीने में, 1 साल में या 1.5-2 साल में आपका निकल ही जाएगा। हो सकता है निकल जाए, बहुत टैलेंटेड हो आप, पर 1-2 साल में आप अगर सोच रहे हो कि निकल जाएगा तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। पूरी प्लानिंग के तहत ही आएँ, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी जो स्ट्रगल इन बच्चों ने जो बताया, स्टूडेंट्स ने बताया कि स्ट्रगल इनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। रैपिडो से लेकर के और एक टाइम खाने तक बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये स्टूडेंट सक्सेस होते हैं तो डेफिनेटली जहाँ पे भी जाएंगे विकास तो डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू। तो गांधी विहार में जब बच्चों को भूख लगती है तो आते हैं इन छोटी छोटी स्टॉल पे, जहाँ पे 60 से 70 रुपये में आपको 4 रोटी, 2 सब्जियाँ, कुछ सलाद खाने को मिलता है और अचार आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। कुछ स्टूडेंट जो यूपी बिहार से होते हैं चावल भी खाते हैं, चावल उनका बहुत फेवरेट होता है। तो आप ये स्टॉल देख सकते हैं, यहाँ पे एक आंटी हैं जो खाना बना रही हैं। रोटियाँ इस तरीके की स्टॉल्स पे, इस तरीके की गैस पे सिकती हैं और अफोर्डेबल प्राइस पे 60 और 70 रुपये में आपको खाना यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं या एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे होते हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट इस तरीके के माहौल में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं। तो बाहर मैंने आपको दिखाया था रोटियां बनते हुए, और ये मैस है। इस मैस में मुझे 3 स्टूडेंट मिले हैं जो कि पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये अपने अपने अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से आते हैं। चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं इनसे कि मुखर्जी नगर के इस गांधी विहार एरिया में किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, कहाँ से हो? बिहार। बिहार। तैयारी किसकी चल रही है? खाना कैसा है पहले बताओ। सही है। ठीक है। घर की याद आती है खाने के लिए? हाँ, अब आदत हो गया है। आदत हो गया है। तैयारी किसकी कर रहे हो? यूपीएससी बीसीएस दोनों। अच्छा, दोनों। क्या नाम है आपका? विकास यादव। ओमकार यादव। विकास यादव। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी। आप कहाँ से हो? मैं भी बिहार से। बिहार से। आपका क्या नाम है? शुभांकर। तैयारी पीसीएस में। पीसीएस की? यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस? बिहार पीसीएस। तैयारी किसी यूपी PCS की। बिहार से हैं आप भी? हाँ जी। तो मैंने पहले बताया था कि अलग अलग स्टेट से हैं, पर ये तीनों स्टूडेंट जो हैं वो बिहार से ही हैं, एक ही राज्य से ताल्लुकात रखते हैं। थाली का प्राइस क्या है? मंथली है हम लोग का। मंथली कितना लगता है? 3500। तो पर डे का, पर डाइट का कितना होता होगा? 60-70 मतलब हाँ वही 60-70। 60-65 रुपये ना। ठीक है। खाने की क्वालिटी कैसी रहती है? सही है। आत्मतृप्त होती है? हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ मतलब जब से यहाँ है तो यहीं खा रहे हैं, कभी चेंज हुआ नहीं, तो मतलब सही है तभी। अच्छा, तो घी वगैरह कौन लेके आया है? ये घी ये घर से मिल गया तो है। मम्मी बांध के अभी भी रख देती हैं। ये बताइए, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? इस बार का दिया था? 24 वाला दिया था। 23-24। अच्छा, 23-24। इससे पहले 22-23-24 3 अटेम्प्ट दिया था। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, देन मेंस के बाद? मेंस नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। मुखर्जी नगर जो एरिया है पूरा, और खासकर गांधी विहार जो एरिया है, तो एजुकेशन हब किस तरीके से यूपीएससी के लिए? कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई करते जैसे जो मेरा है, मैं यहाँ सिर्फ रहा हूँ। मेरी पढ़ाई मतलब कोचिंग क्लास करोलबाग में हुई है। करोलबाग से हुई है? करोलबाग के बाद यहाँ आ गए। पूरी कोचिंग खत्म हो गई, देन क्लास के बाद। हाँ तो फिर क्यों बनना है IAS? बेसिक वो तो बेसिक क्वेश्चन है जो सब बताते हैं, हाँ। क्यों करना है। हाँ ये तो ये बताने के लिए कुछ और होता है, अपना कुछ और होता है, दोनों तरह से चलता है। इंटरव्यू में कोई पूछेगा अच्छा, कुछ और, दोनों अलग पर्सपेक्टिव बोलने के लिए कोई कुछ बोल रहा है। दोनों बता दो। एक तो अपना एक एम भी है, हाँ, क्या है? और एक तो
देश के लिए मतलब कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना। एक तो अपने खुद के लिए है कि पावर गेन करना, अच्छा, पावर गेन करना, ठीक है। तो दूसरा ये है कि सोसाइटी को सर्व करें। हाँ। तो बेस्ट ऑप्शन और शॉर्टेस्ट रूट यही है। एक जो आईएएस या एसडीएम डीएम जो अधिकारी होता है उसको जो पावर दी जाती है, एक अच्छा बंगला, प्रॉपर प्रोटेक्शन वगैरह, ये तमाम चीज़ें, तो आपको लगता है कि एक समाज सेवी को ये सब चीज़ें दी जानी चाहिए? अगर समाज सेवी कहो तो एक लिमिट तक जो अभी दी जा रही हैं वो क्या लगता है मतलब? अभी दी भी जा रही है, कुछ लोग खुद से अपना ये जो आजकल क्या यूट्यूब रील्स ट्रेंड ऑफिसर्स लोग भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये सब गलत है, ये सब सही नहीं है। तो वैसे जो बेसिक दी जाती हैं चीज़ें, हाँ। सुविधाएं, वो उतनी दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत एक तो ये भी होता है कि ये सानो सहोदरत जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि पैसा वैसा काफ़ी मिलेगा, तो तमाम चीज़ें भी। कल ही कोई था, नहीं कहीं पढ़ रहे थे, कोई बिहार का ये आईपीएस यहाँ यूपी के किसी जिला में पोस्टेड था, तो मतलब जब वहाँ सर्विस खत्म हुई, वहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र, तो सीधे कोई ये जो विदाई समारोह कुछ होता है वैसा नहीं उन्होंने करवाया, सीधे ट्रेन पकड़े खुद से चल दी। तो ये एक एग्जाम्पल है, सही है। इधर आतंक से जुड़े हुए लोग कुछ दिख जाते हैं। हाँ। क्या आपको क्या लगता है? नहीं, एक तो इसमें ये है ना कि अब इतना ये प्रेस्टिजियस जॉब है, कोवोटेड जॉब है इंडिया का, ये तो सबको पता है। कोवोटेड जॉब के लिए वो एक पाथ फॉलो करके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आता है, तो इतना तो ज़रूर बनता है कि वो उस तरह की बहुत ज़्यादा लग्जरी का कहाँ स्कोप है। एक पॉलिटिशियन से तो कम ही है, जबकि इनकी इथिकल वैल्यू है, उनके इथिकल कोड नहीं है पॉलिटिशियंस के, हैं कहाँ फॉलो हो पाते हैं। तो इतना तो बनता है। जो सर्विस के रिगार्डिंग आपने बोला कि एकोमोडेशन या उनके जो प्रिविलेज हैं वो मिलना चाहिए, कि बिल्कुल मिलना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से जो बच्चे होते हैं तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट डाउन होने का क्या रीज़न रहता है? क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं। पहला सी सेट में परेशान करता है उनको, जैसे सी सेट क्वालिफाइंग होता है ना, क्वालिफाइंग ही नहीं पास कर पा रहे हैं ना। जैसे उसमें जो पैसेज हैं वो कई बार मतलब मशीन का यूज करके पता नहीं कैसे वो ट्रांसलेट करता है। जैसे जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो हिंदी में होता है वो सही नहीं होता है, जो लोग बताते हैं वो टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हिंदी रहता है। जैसे तो जो मशीनी भाषा जो बोल सकते हैं तो उनको पैसेज में दिक्कत होता है। दूसरा आजकल जो जैसे लास्ट ईयर 23 वाली जो 23 में जो रीजनिंग ये सब का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा परमुटेशन कम्बिनेशन ऐसा पूछा, थोड़ा सा बिल्कुल नया ट्रेंड पे। तो कई लोग अच्छे बच्चे भी हिंदी मीडियम वाले प्री लेवल ही पास नहीं कर पाए, प्री लेवल ही क्वालिफाई कम करे तो फाइनल में ही सिलेक्शन कम होगा, तो वही दिक्कत है। इंडिया के जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट हैं, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड करना चाहता हूँ दो। एक गांव से बच्चा आता है, अपने इस डिस्ट्रिक्ट में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, लोकल कॉलेज से। एक जो DU JNU जामिया या BHU या फिर IIT वगैरह से पढ़ना, बहुत ज़्यादा अंतर दिख जाता है ना। जमीन और आसमान का अंतर। हाँ, तो मतलब क्या अंतर, मतलब एक तो उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से हो जाती है, तो उन्हें मतलब सपोर्ट मिल जाता है UPSC तैयारी में। हाँ, सबसे पहले तो इन लोगों के पास ये अपने आप में जायंट इंस्टीट्यूशन है जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, इंटरेक्शन उनके उसी माहौल में होते हैं। वैसे ही इंटेलेक्ट जो बंदे होते हैं बंच ऑफ, उसी से उनकी जाहिर सी बात है उनके जो ग्रोथ होंगे या माइंड का डेवलपमेंट होगा वो कॉग्निटिव ब्रेन बहुत अलग तरह का होगा। गांव के पस मंजर के लोग के साथ वो दिक्कत है, उनको एक्सपोजर है ही नहीं, पता ही नहीं है वो चीज़ें। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई तो करते ही होगे, पर आपके सपने में ऐसा आता है कि IAS बन गए, गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब वो सब ड्रीम्स जो आपने 12th फेल देखी होगी उसमें वो बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी से बहुत करीब है। सब कुछ लगभग देख ही चुके हैं अपने सामने। B ऑप्शन कोई रखा है? बिल्कुल है। क्यों रखना चाहिए? इसका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव है। मतलब ये नहीं लगता B ऑप्शन रख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये भी सोचे चल रहे हो कि नहीं होगा देन, इसलिए हम रख के चल रहे हैं? नहीं, आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड तो ये रखना ही चाहिए कि नहीं भी होगा। बी पॉजिटिव लिखने और बोलने से नहीं होता है ना। बी पॉजिटिव, नेवर गिव अप, एकदम गिव अप। जब एक टाइम पीरियड के बाद यू शुड हैव टू गिव अप। वो पेशेंस का नहीं टेस्ट हो रहा है, वो पेंशन पे जीना हो जाता है जब लगातार कंटिन्यूशन में आप यहाँ समय वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, घर वालों से पैसे वैसे मांगते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए मेरा तो कुछ दूसरा मामला है, तो जो कि ये मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, लेकिन जनरली तो लोग मांगते ही हैं और एक उम्र के बाद तो खराब लगता ही होगा। घर वर जाते हो शादी वादी में तो
पूछते हैं कि कब तक क्या क्या रिप्लाई देते हो? अभी तक तो कम पूछ रहे क्योंकि अभी ज़्यादा एज नहीं, मतलब एज तो हो ही रहा है धीरे धीरे यार, लेकिन अभी कम है। जब तक मतलब ये उम्मीद रहता है कि चलो एक स्टेज 2 स्टेज कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले बार होता पापा छाती चौड़ी करके बोलते कि मेरा बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उनका ऐसा कुछ मतलब बोल देते, मम्मी अम्मी तो बोल देती होंगी आस पड़ोस में जा करके, बिहार में ये सब नहीं होता। मतलब अभी तैयारी कर नहीं, चौड़े होके वो तारीफ करने का जो है ना वो कल्चर भी हमारे यहाँ कम है। जैसे अगर हम यहाँ कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई आईआईटी में पढ़ रहा है तो वो घर में बोलता है कि अरे इंजीनियरिंग कर रहा है, ये नहीं बोलता है कि आईआईटी में पढ़ रहा है, टीस में पढ़ रहा है, जेएनयू में पढ़ रहा है। नहीं तो इस तरह का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है अच्छा। अनटिल अनलेस की कुछ जगह पर पहुँच नहीं जाए। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे मान लो पहले कास्टिज्म बेस पे बहुत ज़्यादा बातें होती थी, अब एक वर्ग निकल के आ रहा है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अब कास्ट जो है थोड़ा थोड़ा अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो कास्ट थोड़ा थोड़ा सब जगह है। हाँ कास्टिज्म तो सब जगह है। तो कैसे मतलब उसका ये बोलते हैं कि उसका रूप चेंज हो चुका है, थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है समय के अनुसार, लेकिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ के चुनाव में जाट यादव ऐसे चल रहा है, ये उसके स्लोगन पूरा हो रहा है, ये सब है, कहीं जिंदा है तब तो हो रहा है। वहाँ वो छोड़िए, मतलब यूनिवर्सिटी में जो प्रेसिडेंट पैनल है या जो भी है उसके टिकट में शायद वो उसको देखा जाता है कि अच्छा इस कास्ट को, तो जैसे ये जो पॉलिटिशियन कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट समय डिस्ट्रीब्यूशन के समय करते हैं, तो ये तो है, जिंदा है, इसको आप नकार नहीं सकते। पहले हम किताब में लिख सकते कि एजुकेट हो आंसर लिखते समय हम लोग भी लिखते हैं एजुकेट करो, तो ये थोड़ा सा अच्छा। आप लोग दोनों बिहार से आते हैं तो बिहार को कुपोषित राज्य बोला जाता है, ठीक है, तो ये सालों से बोला जा रहा है, 70 साल से, कि अदर राज्य बोलते हैं खासकर साउथ के कि हमारा पैसा खा लेते हैं टैक्स का। क्या मतलब बच्चे वहाँ से निकलते हैं, बिहार से तमाम बच्चे यूपीएससी तैयारी करते हैं, पीसीएससी की तैयारी करते हैं, उसके बाद ही वहाँ का स्ट्रक्चर मतलब क्या वहाँ दिक्कत क्या है? पानी है, सब कुछ है, फसलें भी होती हैं, फिर वो चीज़ जो कुपोषित वाला जो टैग दिया हुआ है वो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ज्योग्राफी भी वहाँ का बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। ज्योग्राफी में कैसे? लैंडलॉक स्टेट है वो, हाँ ठीक है ना, कोस्टल एरिया कोई लगती नहीं है। कोस्टल एरिया का मतलब ये नहीं होता है कि इंडस्ट्री, कोस्टल एरिया तो बहुत सारे स्टेट के इंडिया में भी है। नहीं, उसके साथ वो सैंडविच है। बंगाल उधर से लग रहा है, हाँ, इधर उत्तर प्रदेश लग रहा है, तो सैंडविच है दोनों के बीच में। कोस्टल एरिया लगने से ये नहीं है कि इंडस्ट्री का एक्सचेंज या फिर कोई पोर्ट का, वो तो है ही बहुत बड़ा मेजर रोल। दूसरी बात होता है लोगों का जब तक एक्सचेंज नहीं होता है ना, उनके लैंग्वेजेज, उनके कल्चर इंटरमिक्सिंग नहीं होंगे ना, तो डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा ये इफेक्ट डालता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट वगैरह। बिहार में बहुत सारे कारण हैं, जैसे पॉलिटिकल विल का बिहार से क्या बोल रहे हैं वो, मतलब इनडायरेक्टली आप करें गरीबी होगा तभी माल न्यूट्रिशन जो भी समस्या आएगा, तो उसके बहुत सारे कारण। एग्रीकल्चर बैकवर्ड है अभी भी, क्यों? उसके कारण ग्रीन रिवोल्यूशन, बिहार एग्रीकल्चर राज था जहाँ पे, वहाँ पे किए नहीं, लेट किए, कारण ये भी है। अब लैंड है, फ्रेगमेंटेड है, छोटा छोटा लैंड है, बहुत लोग छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, लैंड है नहीं, तो माइग्रेट करते हैं, दिल्ली आते हैं ताकि कुछ कंपनी में काम करें, क्योंकि बिहार में कंपनी भी नहीं है। शुगर मिल जो था सब बंद हो गया, आज के समय में 9-10 शुगर मिल वहाँ फंक्शनल है, पहले बहुत था। नॉर्थ बिहार में शुगर मिल बहुत था, या साउथ बिहार में आइए तो स्टोन क्रशर था, सीमेंट था कारखाना, ये सब धीरे धीरे बंद हुआ। आजकल की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनकी सिंपल पॉलिसी है कि मोस्टली प्रोजेक्ट देखिए, अब जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर पीएम मित्रा पार्क, इनका योजना है, सब बिहार में दे नहीं लो, जहाँ यार मतलब एग्रीकल्चर स्टेट है, जो मेन उनका एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है बिहार की, तो वहाँ तो एक चीज़ दो, वो भी तुम साउथ को डाल दे रहे हो, साउथ इंडियन स्टेट को, या फिर बड़े प्रोजेक्ट आईटी में कर रहे हो कि यहाँ उसके लिए इकोसिस्टम नहीं है बिहार में डेवलप, तब हम बेंगलोर डाल रहे हैं, या फिर गिफ्ट सिटी तुम गुजरात डाल दिए हो तो वहाँ भेज रहे हो प्रोजेक्ट, तो कोई चीज़ दोगे नहीं तो बिहारी लोग तो मजबूर होंगे। अब जो पढ़े लिखे लोग, अब जैसे हम लोग यहाँ क्यों आए, ये चीज़ अगर बिहार में मिल जाता हमें, यही कोचिंग को अगर लेकर जाती, कोटा क्यों हो गया? एक बंजर था ज़मीन, उसको वहाँ की सरकार अगर सपोर्ट करी तब तो कोटा हो गया, पूरा बिहारी लोग कोटा आ जाता है। तो दोनों की गलतियाँ हैं, केंद्र सरकार की भी गलती है। आज की जो केंद्र सरकार है, क्या उनकी योजना जा ही नहीं रही बिहार में? बिहार जिस हिसाब बिहार का डिमांड है वैसा वहाँ योजना पहुँच ही नहीं रहा है, ना कोई
फूड प्रोसेसिंग यूनिट है सब जो वहाँ के लायक नहीं वो नहीं जा रहा है, तो माइग्रेशन हो रहा है, उसी कारण गरीबी भुखमरी सब है वहाँ। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? वो तो डिवाइडेड है, जैसे मैं घंटा ऐसा नहीं है, मतलब कुछ तो होगा सर, आपने 6 घंटे पढ़ लिए। नहीं वो टारगेट बेस्ड रहता है कितना सा कंप्लीशन करना है। हाँ, डे वाइज तो वो कुछ टारगेट मतलब ऐसे मतलब टॉपिक्स के हिसाब से टारगेट रखते हो, उसके हिसाब से घंटों के हिसाब से नहीं है। ना और मान लो कि आगे पीछे होता है, जैसे मान लो आज 4 टॉपिक उनको कंपनसेट किया जाता है वीकेंड में। मॉक वगैरह देते हो, मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहे हो फिर? अभी तो मेंस है हम लोग का, तो मेंस का बिहार वाला मेंस, मतलब इस बार बिहार सरकार मतलब ये काम अच्छा करी है कि अपना सीट कम से कम जो PCS के थ्रू सब जो वैकेंट सीट है सबको भर रही है, तो इस बार अच्छा खासा शायद पहली बार बिहार मतलब ऐसा स्टेट है कि जहाँ 2100 के राउंड सीट है PCS में, और लेवल 9 जो सबसे टॉप पोस्ट है 700-800 के करीब, बहुत ज़्यादा पोस्ट है एक स्टेट के लिए। हाँ, तो हम लोग तो UPSC कर रहे थे, लेकिन इस बार आया स्टेट। हाँ, तो बच्चों से बातचीत करके ये निकल के आया कि बिहार जो स्टेट है कुपोषित तो राज्य है ही। 4-5 कारण बताए हैं कि अगर वहाँ की एग्रीकल्चर अगर चीज़ें सही कर दी जाएँ, इन्वेस्टमेंट लाया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, तो ये 3-4 जो कारण है इसकी वजह से बिहार जो कुपोषित वाला जो टैग दिया हुआ है बिहार को, वो ख़त्म हो सकता है। दूसरा ये है कि UPSC वाले बच्चों से बातचीत करके अलग पर्सपेक्टिव नज़र आता है चीज़ों को देखने का, क्योंकि वो लोग थोड़ा डीप स्टडी करते हैं, चीज़ों में घुस करके पूरी जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ क्यों है, क्या है और क्या कारण है। तो तमाम मुद्दों पर बात करके यही पता चला कि UPSC का जो कोचिंग हब बना हुआ है ये मुखर्जी नगर, ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे तमाम बच्चे अलग अलग स्टेट से आते हैं, तैयारी करते हैं, और उनके स्टेट में फैसिलिटीज़ उस तरीके की नहीं होती, इसी वजह से दिल्ली आकर के तैयारी करते हैं। तो दिल्ली एजुकेशन हब के पहले एपिसोड में हमने मुखर्जी नगर की गलियाँ छानी, हम गए गांधी विहार में जाकर के हमने चाय के अड्डे पर बच्चों से चर्चा की, और तमाम UPSC के बच्चे, LLB के बच्चे, लॉ एस्पिरेंट, उन तमाम बच्चों से चर्चा की और जाना कि क्यों मुखर्जी नगर, गांधी विहार आज के टाइम पे एजुकेशन हब बना हुआ है या कोचिंग हब बना हुआ है। इसके साथ ही हमने उन तमाम बिंदुओं को जाना, उन तमाम कारणों को जाना जिसके कारण ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ के, और इसके अलावा ये जो जगह है वो किस तरीके से भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए या दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के लिए अपना बड़ा योगदान दे रही है। और इसके साथ ही हम कल लेकर आ रहे हैं आपके लिए इस सीरीज़ का 2nd एपिसोड, जिसमें हम जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके तमाम कॉलेज, KMC कॉलेज, रामजस, हंसराज और SRC जैसे तमाम कॉलेजों में जाएंगे, उनके बच्चों से बातचीत करेंगे। हम जाएंगे आर्ट्स फैकल्टी, CLC, और वहाँ के बच्चों से जानेंगे क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में गिना जाता है, क्यों यहाँ के जो कॉलेज हैं, जो विद्यालय हैं, वो इंडिया के बेस्ट विद्यालय में आते हैं, ऐसा क्या इन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंडिया के भविष्य की नींव रखते हैं, इंडिया का भविष्य तय करते हैं।